नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबके लिए लेकर आया हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो। यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स और उनके कॉज और इफेक्ट को हम यहाँ पर एनालाइज करके देखेंगे कि क्या इसका इम्प्लीकेशन है हमारी लाइफ पर, हमारे फाइनेंसेस पर। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पसंद है बिजनेस आर्टिकल्स, फाइनेंशियल आर्टिकल्स, इकोनॉमिक आर्टिकल्स। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। फेड चेयर्स टेस्टिमनी बिफोर कांग्रेस। फेडरल रिजर्व, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वैसे ही यूएस में है फेडरल रिजर्व, और इसके चेयरमैन की बात हो रही है यहाँ पे, जिन्होंने टेस्टिमनी दी है बिफोर कांग्रेस। मतलब वहां पर हम पार्लियामेंट को ही कांग्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मोर गुड डेटा टू स्ट्रेंथन केस फॉर रेट कट। इनसे बार बार यही पूछा जाता है कि भाई ब्याज दर कब कम होंगे, कब कम करेगी सेंट्रल बैंक ब्याज दर को। तो उनका ये कहना है जब हमें और बढ़िया गुड डेटा मिलेगा जिससे हम स्ट्रेंथन कर पाए हमारे कॉन्फिडेंस को कि हाँ हमें रेट कट करना चाहिए। तो जेरोम पॉवेल, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन, ने कहा कि और अच्छा डेटा अगर हमें मिल जाए तो ये स्ट्रेंथन करेगा किस चीज को, ये स्ट्रेंथन करेगा हमारे केस को, फॉर स्ट्रेंथन करेगा कॉन्फिडेंस को कि हम इन्फ्लेशन जो है उसे टैकल कर चुके हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो चुका है, एंड अब हम इंटरेस्ट रेट को नीचे ला सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता दूं कि कोविड के दौरान यूएस में बहुत बड़े स्तर पर पैसे प्रिंट किए गए, नोट्स प्रिंट किए गए, लोगों में बाँटा गया। इससे महँगाई दर बहुत बढ़ गई, लोगों के पास पैसा बहुत आ गया, लोग खर्च ज़्यादा करने लग गए, तो चीज़ों की सप्लाई तो वैसे भी कोविड में कम थी, डिमांड और ज़्यादा बढ़ गया। इन्फ्लेशन जब बहुत ऊपर चला गया, तो करीब डबल डिजिट पर जाने के बाद सेंट्रल बैंक को समझ में आया कि अब हमें इसे काबू में करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना शुरू किया, ब्याज दर को, एंड फिर क्या हुआ इससे? आप देखेंगे ब्याज दर को अच्छे खासे लेवल पे लेके ले जाना पड़ा कि यहाँ पे इस वक्त यूएस में मॉर्टगेज और जो ओवरऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एज एन एक्सपेंस, वो ऊंचाई पर चल रहे हैं पिछले 20 साल 25 साल की। एंड लोगों को होम लोन पर जहां 1% देना पड़ता था 10 साल पहले, अब 6-7% देना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है उनके लिए, एक्सपेंस 6-7 गुना ज्यादा बढ़ गया, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट को ऐसे कदम उठाने पड़े, सॉरी सेंट्रल बैंक को ऐसे कदम उठाने पड़े क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुका था यूएस में। अगर आप यूरोप की बात करें, यूरोप में भी यही हाल था, एंड पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो ये प्रॉब्लम हर कंट्री को फेस करनी पड़ी कोविड के दौरान, जब उन्होंने देखा कि महंगाई दर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो एक टेस्टमनी जो उन्होंने प्रिपेयर किया था सेनेट के हियरिंग के लिए, जिसमें उन्होंने वार्न किया कि अगर अभी हमने लोअर कर दिए इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, टू लिटिल या टू लेट, जिसकी वजह से इकोनॉमी और लेबर मार्केट को बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। यस, उनका ये कहना है कि बिना कंफर्मेशन के और कॉन्फिडेंस के अगर हम पहले ही इंटरेस्ट रेट को घटा दें और फिर अगर बाद में डेटा इन्फ्लेशन का अच्छा ना है, तो इससे बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। और इसका भी एग्जाम्पल है 1980s के दौरान, लेट 80s में, जब क्या हुआ था कि यूएस में इसी तरीके से बिना ज्यादा डेटा देखे देखा कि इन्फ्लेशन का डेटा 2 क्वार्टर बढ़िया आ गया है, तो ब्याज दर को घटा दिया गया। जिसके बाद जब इन्फ्लेशन का डेटा और बहुत ज्यादा बढ़कर आया, तो स्टॉक मार्केट ने सिंगल डे का सबसे बड़ा क्रैश देखा था उस दौरान। ये 88 की बात होगी, शायद ये 87 की। तो ऐसी सिचुएशन ऑफ कोर्स फेडरल रिजर्व नहीं चाहता कि इंडिया में आए। तो मोर गुड डेटा वुड स्ट्रेंथन आवर कॉन्फिडेंस, इनका ये कहना है। और इन्फ्लेशन को हम सस्टेनेबली 2% तक लेके जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 2% तक हम इन्फ्लेशन को सेटल करें। तो जो यूएस के सेंट्रल बैंकर्स हैं वो इन्फ्लेशन को दोबारा 2% के गोल पर लाना चाह रहे हैं पोस्ट पैंडेमिक सर्ज इन प्राइसेस। तो लेबर मार्केट जो है इसने भी प्रेशर विथहेल्ड किया है। अभी अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस में थोड़ा बढ़ रहा है, एंड फेडरल रिजर्व चाहती है कि ऐसा ही हो। जी हाँ, फेडरल रिजर्व चाहती है कि इकोनॉमी में थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े, थोड़ा सा ग्रोथ कम हो। इससे क्या है, कंफर्मेशन और बेटर रहेगा कि हाँ, ऐसा तुरंत कुछ नहीं होने वाला जिससे लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, जो वो खर्च करने लगे और इन्फ्लेशन फिर से डबल डिजिट पहुंच जाए। दे डोंट वांट दैट टू हैपन एट एनी कॉस्ट, और इसके लिए लेबर मार्केट को थोड़ा वीक भी हो जाए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम इससे नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीजें कही नहीं है, बट दिस इज अस्यूम। तो ट्रेडर्स ने बूस्ट की है प्रोबेबिलिटी को, जितने भी ट्रेडर्स हैं वो प्रोबेबिलिटी को बूस्ट कर रहे हैं कि यस वी कैन एक्सपेक्ट कि इस साल के एंड तक हम लोग एक रेट कट जरूर देखेंगे फेडरल रिजर्व के द्वारा, चाहे वो 0.25 पॉइंट्स का ही हो, बट यहाँ पे
एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो फेड का जो प्रेफर्ड इन्फ्लेशन मेजर है ये 2.6% बढ़ा है इन 12 मंथ्स। ये अगर जून से कंपेयर करें तो 7.1% था, राइट। इन्फ्लेशन में काफी सुधार देखने को मिला है हमें। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तो लो है एट 4.1%, लेकिन पिछले लास्ट तीन तीन मंथ में लगातार ये अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पॉवेल ने कहा है कि लेबर मार्केट मतलब जॉब मार्केट अभी भी स्ट्रांग है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है 3 महीने में, बट इट्स नथिंग, क्योंकि अभी भी कोई हम नहीं कहेंगे खासा अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में। एंड यहाँ पे ओवरहीट यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन स्ट्रांग फिर भी है। तो यहाँ पे इनका स्टैंस कंप्लीटली अगर आप देखें तो ये है कि दे आर वेटिंग फॉर मोर डेटा, एंड अच्छा डेटा है तो हो सकता है साल के अंत तक हम लोग रेट कर देख पाए यूएस में। फेयर ट्रेड फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा ऑन स्टील फर्म्स बजट विश लिस्ट। यहाँ पे इंडिया में बजट आना है तो बजट को लेके बहुत चर्चा चल रही है। वैसे इस आर्टिकल में बात हो रही है कि इंडिया की जो लीडिंग स्टील कंपनीज है, ठीक है, ये होप करे कि जो मोदी का 3.0 बजट होगा ये मासिव कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस करेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट बोलती है हम इतनी सड़क बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, तो ऑफ कोर्स स्टील कंपनीज को इससे बहुत फायदा हो सकता है। एंड इनका भी ये मानना है कि गवर्नमेंट को ऐसा जरूर करना चाहिए। अगर आप देखिए कि जब से इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं जून से लेके अभी जुलाई तक भी आप देखें तो स्टील कंपनीज को कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रही है। स्टील और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है वो अभी बिल्कुल हाथ पर हाथ रख के बैठा है। उनका ये कहना है कि हम बजट को पूरा सुनेंगे, पहले बजट के सारे अनाउंसमेंट्स देखेंगे, उसके बाद ही हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को कट कर दे, कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर को कट कर दे। तो इसीलिए ये काफ़ी कॉशियस हैं अभी, एंड ये वेट करने को तैयार है कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, उसी के हिसाब से हम अपने आगे पॉलिसीज़ को आप कह सकते हैं रिफ्रेम करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है ये लार्जेस्ट स्टील यूजर है। यस, सबसे ज़्यादा स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करता है, और जो गवर्नमेंट का फोकस है उसने फ्यूल किया है स्टील कंजप्शन को, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। चाइना जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी है, वहां पे भी अगर आप देखें तो डेटा बहुत ही ज़्यादा वीक आ रहा है ओवरऑल। तो यूरोप में भी कोई बहुत खासा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन स्टेटिस्टिक्स स्टील कंजम्पशन 13.5% से इंक्रीज हुआ है FY24 में, 136 मिलियन टन बढ़ गया है अकॉर्डिंग टू क्रिजल रिपोर्ट। तो ये हार्डली कोई सरप्राइज है कि स्टील मेकर्स गवर्नमेंट के ऊपर अभी फोकस रख के बैठे हैं कि गवर्नमेंट कितना इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक होगा स्टील कंपनीज के लिए। अगर ये ऊपर जाता है तो स्टील कंपनीज भी इसी हिसाब से आगे केपेक्स बढ़ाएंगे, और यहाँ हमें ग्रोथ भी देखने को मिलेगी स्टील के सेक्टर में। तो स्टॉक मार्केट में भी स्टील का सेक्टर करीब 1-2 महीने से काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन इनकी ये है कि फोकस रखे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे, क्योंकि सप्लाई साइड की अगर यहाँ पे बात करें स्टील की सप्लाई की, तो ये इंक्रीज की जा रही है, और कंजम्पशन को अगर इंप्रूव कर दिया जाए तो ये बहुत ही बड़ा वेलकम स्टेप होगा हमारे लिए। ठीक है, फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग इज अनदर बिग आस्क फ्रॉम द सेक्टर। यस, स्टील सेक्टर का कहना है कि गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग पे भी फोकस करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करना तो ज़रूरी है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है इस पे भी कुछ ध्यान देना होगा, कुछ अच्छी पॉलिसीज़ और लानी होंगी, जैसे कि कंसेशनल इनकम टैक्स रेट ऑफ 15% टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। अगर इस तरीके के टैक्स ब्रेक्स मिलते हैं तो काफ़ी मदद हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग साइड पर भी स्टील इंडस्ट्री को। तो यहाँ हमें देखना होगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट मेजर लेती है कि स्टील इंडस्ट्री इससे खुश हो, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बेटर हो, और मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्हें मदद मिले। Startups taking longer to climb funding stages. Food and agriculture tech startups took the longest. On an average, एक स्टार्टअप को 93 मंथ्स महीने लगे 2024 में, ठीक है, एज ऑफ जून एंड फाउंडेड से ए सीरीज फंडिंग तक जाने में। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। तो ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है 2014 से। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फंड रेजिंग की, राइट। आप देखते हैं कि स्टार्टअप ने फंड रेज किया 3,000 करोड़ किसी वेंचर कैपिटल से या किसी पीई फर्म से। तो जो सीरीज ए होता है ना, वो फर्स्ट राउंड होता है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग का स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप्स आप फ्रेंड्स और फैमिली के पैसे से लेट से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर से लेके स्टार्टअप को, उसके बाद आप सीरीज ए में लेके जाते हैं, जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल फंडिंग के लिए आप हेल्प लेते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ये फंड्स होते हैं जो आपकी मदद करते हैं, आपके स्टार्टअप्स को पैसा देते हैं। तो ये फिगर ना, अब ये प्रोसेस में 93 मंथ्स लगे हैं 2024 में, जो हाईएस्ट है 2014 से लेके अभी तक।
ये फिगर 2023 में 80 था, 80 महीने लगते थे ऑन एन एवरेज, और बिफोर पैंडेमिक तो अगर आप देखेंगे एवरेज 65 था, काफ़ी कम था। ये काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है कुछ सालों में। इनिशियली जैसा इसमें लिखा है, फ्रेंड्स एंड फैमिली या एंजल इन्वेस्टर से स्टार्टअप्स फंडिंग सिक्योर करते हैं। इंस्टीट्यूशनल फंडिंग में वो बाद में जाते हैं, जिसे हम सीरीज ए स्टेज कहते हैं, फॉलोड बाय सीरीज बी, सीरीज सी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो एनालिसिस किया गया 10 सेक्टर्स का, जिसे सबसे ज़्यादा फंडिंग मिली है 2023 में, ठीक है, तो ये बता रहा है कि 9 ऑफ देम, जो 10 में से 9 सेक्टर्स थे, उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है सीरीज ए में कंपेयर टू 2019। यस, और इसमें फूड एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, इनको सबसे ज़्यादा समय लगा है। 95 मंथ्स लगे हैं ऑन एन एवरेज 2024 में, जो कि बहुत लंबा टाइम है। सो एक स्पेसिफिक सेक्टर को और ज़्यादा टाइम लग रहा है। फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को एक्चुअली और डिक्लाइन हुआ है, इनका एवरेज टाइम 54 मंथ से अब हो गया है 51 मंथ्स इन 2024। तो जो इंक्रीज है एवरेज टाइम टेकन में टू गेट देयर फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल फंडिंग, सबसे ज़्यादा किसके लिए है? कंज्यूमर और रिटेल स्टार्टअप्स के लिए है। तो कुछ जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं, फिनटेक वगैरह, इनके लिए तो बहुत जल्दी हो जा रहा है ये प्रोसेस फिनटेक का, लेकिन कंज्यूमर और रिटेल को उतना ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, जिनको 34 मंथ का इंक्रीज़ देखना पड़ा है 2019 के कंपैरिज़न में। तो कंज्यूमर स्टार्टअप्स को अब 83 मंथ्स लगते हैं सीरीज़ ए फंडिंग में, एज़ कम्पेयर टू 49 2019 में, और 92 पहुँच गया है रिटेल वेंचर्स के लिए, जो 58 था ऑन एन एवरेज। सो स्टार्टअप्स, स्पेसिफिक कुछ स्टार्टअप्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, और एक चार्ट भी है यहाँ बहुत अच्छा, आप यही देख सकते हैं, ठीक है, इस बार डायग्राम से, कि फूड एंड एग्रीकल्चर को पहले 90 और 95 लग रहा है अब। फिनटेक के लिए तो इम्प्रूव हुआ है, पहले 54 था, अब 51 हो गया। ऑटोटेक को भी देखिए 42 से 68, हाईटेक को 54 से 69। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स को भी बहुत टाइम लग रहा है, 44 महीने लगते थे, अब 72 महीने लग रहा है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें अलग-अलग सेक्टर्स हैं, जिसमें सिर्फ एक सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स में अब ज़्यादा समय लगता है फंड रेज़ करने में। Tamo and M&M cut prices to spur demand. ऑटोमोबाइल मेजर दो कंपनीज, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन दोनों ने अपने पॉपुलर गाड़ियों के दाम कम कर दिए हैं। जी हाँ, ये डिमांड को बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपने डिमांड को बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या स्टेप लिया? प्राइस को कम कर दिया। और करीब, यहाँ पर देखिए, कार सेल्स एक्चुअली अभी चैलेंजिंग फेज में है। अगर आप पिछले क्वार्टर को देखें, पिछले 3 महीने को, तो यहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग रहा है ऑटोमोबाइल के लिए, कंपनीज के लिए। एंड अराउंड 60,000 करोड़ की कार्स इनके पास अभी पड़ी हुई हैं, जो बिकी नहीं है। तो ऑनगोइंग मॉनसून सीजन है, इसकी वजह से फुटफॉल कम हो सकता है ओवरऑल। एम ने प्राइजेस स्लैश किए हैं बाई 2.05 lakhs, यस, और टाटा मोटर ने रिड्यूस किया है इसे बाई अप टू 70,000 ऑन सिलेक्ट मॉडल्स। तो यहाँ पे करीब 1.4 लाख तक भी कम किया गया है पॉपुलर एसयूवी वेरिएंट्स में, जैसे कि सफारी और बड़ी कार्स। तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ आई है, ये आई है करीब एक दिन बाद, जब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा कि हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार से रजिस्ट्रेशन फीस जो वसूल करते थे, हम वो माफ कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनके दाम करीब 4 लाख से कम हो गए हाइब्रिड कार्स के। और जैसे ही ये न्यूज़ आई, वैसे ही टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा ने अपने बड़ी कार्स के दाम को कम कर दिया, ओवरऑल जो इनकी एसयूवी कार्स है, ऑफ कोर्स। तो ये ऑफ कोर्स इस चीज़ से काफ़ी अफेक्ट हुए होंगे, एंड हमने कल ही इस न्यूज़ को डिबेट किया, और हम पहले भी हाइब्रिड कार्स के बारे में बात करते आए हैं हमेशा, बिकॉज़ हमने नोटिस किया कि दुनिया की जितनी बड़े-बड़े कार मेकर्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईवी पे फोकस कर रहे हैं। हाइब्रिड भी एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है इंडिया जैसी कंट्री के लिए। एंड यहाँ पे अगर आप देखें, तो बड़ी-बड़ी जो कार्स हैं महिंद्रा और टाटा की, यहाँ पे हमें अच्छा खासा यहाँ डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, बिकॉज़ ऑफ द हाइब्रिड पॉलिसी, न्यू हाइब्रिड पॉलिसी ऑफ यूपी गवर्नमेंट, जो अब बाकी गवर्नमेंट्स भी फॉलो करेंगी ही करेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।